एक्सप्रेसवे पर बोराघाट के पास आपस में टकराई 6 गाड़ियां, 3 की मौत, 6 घायल। उत्तर प्रदेश में कोयले की किल्लत जारी रहने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। महीने के अंत तक भी झेलनी पड़ सकती है लोगों को बिजली कटौती। देश भर में हुए बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ में कृषि कानून के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन, पुलिस रखेगी सीसीटीवी से निगरानी। प्रदूषण को लेकर सरकार हुई सतर्क, सोमवार से लागू होगी राजधानी दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को देशव्यापी रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया है। 18 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए रेल यातायात को बाधित किया जाएगा। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान रेल संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाए रखने की सभी संगठनों से अपील की है। उधर भारतीय रेल के साथ ही पुलिस प्रशासन ने किसानों के आह्वान को देखते हुए तैयारी कर ली है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में न्याय और केंद्र राज्य मंत्री को बर्खास्त करने सहित दूसरी मांगों के समर्थन में किसानों ने सोमवार को रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की है। लखीमपुर खीरी में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की अस्थियों के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। एसकेएम ने विरोध के तहत देश भर में टोल प्लाजा, कॉरपोरेट मॉल और पेट्रोल स्थानों पर और भाजपा नेताओं के आवास के बाहर पक्के मोर्चे बनाए गए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन का माहौल खराब करने का लंबे समय से प्रयास कर रही है। टिकैत ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसके पीछे सरकार का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे आंदोलन और सिंधु सीमा की घटना को साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। टिकैत ने कहा कि सरकार बॉर्डर पर किसी भी समय माहौल खराब कर सकती है। टिकैत ने सिंधु बॉर्डर की घटना को सरकार का षड्यंत्र बताया। पूरे देश में अक्टूबर महीने में मौसम की चाल बिगड़ गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं अचानक बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। केरल में शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 पहाड़ी जिले कोट्टयम और इडुक्की सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कोट्टयम में सबसे ज़्यादा 11 लोगों की मौत हुई है और कई घर बाढ़ में बह गए। तमिलनाडु में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण तेनकाशी जिले के कुट्रेलम जलप्राप्त और थेनी जिले के सुरीली जलप्राप्त के क्षेत्रों में बाढ़ आने की खबर है। वन विभाग के अधिकारी लोगों को रोकने के लिए जलप्राप्तीय क्षेत्रों की घेराबंदी कर रहे हैं। दक्षिण तमिलनाडु के कन्याकुमारी, थेनी और अन्य जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश साल 2019 और 2020 की तुलना में बहुत अधिक है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को पूरी दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश हुई। इस कारण जगह जगह पानी भरने के साथ जाम की स्थिति बन गई। हालांकि बारिश के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री गिरकर 30.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 18 और 19 अक्टूबर को तेज़ बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही देहरादून में सोमवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जबकि 19 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कृषि कानून के विरोध में किसानों की ओर से सोमवार को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। कृषि कानून के विरोध के साथ ही किसान लखीमपुर खीरी की घटना के मद्देनज़र मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसानों के इस ऐलान के बाद रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीआरपी और एसपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं और चप्पे चप्पे पर नज़र रखने की हिदायत भी दी गई है। किसान मोर्चा ने कहा है कि रेल सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक रोकी जाएगी।
रविवार को एसपी जीआरपी सौमित्र यादव ने जीआरपी और एसपीएफ के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन और पटरियों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए। लखनऊ के आसपास के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की निगरानी के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। इतना ही नहीं, किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी के अलावा स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर सहित आलमनगर पर आरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। स्टेशन पर सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट के पास सोमवार सुबह 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकरा गई। इनमें 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पो और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद पुणे से मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मृतकों में शामिल 3 लोग कार में सवार थे। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े मुर्गियों से भरे ट्रक में सबसे पहले एक कार टकराई। इसके बाद पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर कार से भिड़ गया। इससे कार पूरी तरह पिचक गई। इसमें सवार लोगों के शवों को निकालने के लिए बुरी तरह से पिचकी हुई कार को काटना पड़ा। वहीं मौके पर हाईवे पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में ट्रक ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। इस हादसे में 2 बड़ी गाड़ियों के बीच पिचकी स्विफ्ट कार पुणे से मुंबई की ओर जा रही थी। उत्तर प्रदेश में कोयले की किल्लत जारी है। पिछले 2 दिन में पावर कॉर्पोरेशन ने 45 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। हालांकि सोमवार से हाइड्रो पावर की करीब 400 मेगावाट बिजली मिल सकती है। सप्लाई को लेकर सोमवार को नियामक आयोग में सुनवाई होनी है। नियामक आयोग पावर सप्लाई की सहमति मिलते ही बिजली पावर कॉर्पोरेशन को मिलने लगेगी। यह बिजली 5.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इसकी कीमत 14 से 17 रुपये प्रति यूनिट के बीच रही है, जबकि अगर कोयला उपलब्ध होता तो यह बिजली पावर कॉर्पोरेशन को अधिकतम 6 रुपये यूनिट पड़ती है। यानी कि जितने में 2 से 2.5 यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है, उस पैसे से 1 यूनिट बिजली मिल रही है। वहीं कोयला की कमी से प्रदेश में करीब 3600 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा करीब 1400 मेगावाट उत्पादन पर्याप्त कोयला न होने की वजह से प्रभावित हुआ है। अब तक प्रदेश सरकार करीब 380 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिजली पावर एक्सचेंज से खरीद चुकी है। कोयला न मिलने की वजह से पावर कॉर्पोरेशन को अपना ही नियम तोड़ना पड़ा है। तय किया गया है कि बिजली खरीद पर 7 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा खर्च नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी 14 से 19 रुपये यूनिट तक की बिजली खरीदनी पड़ी है। अभी अक्टूबर के अंत तक कोयले की समस्या बनी रहेगी। कोरोना वायरस महामारी का असर अब देश भर में कम होता दिख रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तो महामारी शुरू होने के बाद से अब यानी पिछले 24 घंटे में पहली बार किसी संक्रमित की मौत का मामला सामने नहीं आया। जिले में इस दौरान 367 केस सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई में संक्रमण दर 1.27% तक गिर चुकी है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5030 पर आ गई है। महानगर में रिकवरी रेट 97% पर आ गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में शहर में कुल 28,600 टेस्ट हुए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से अब तक कोरोना के 7,50,808 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 16,180 मौतें भी रिकॉर्ड हुई हैं। राजधानी में सोमवार से प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो गया है।
इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलेंटियर तैनात होंगे। इसमें से 90 चौराहे पर 10-10 और 10 प्रमुख चौराहे पर 20-20 पर्यावरण मार्शल तैनात होंगे। सभी चौराहे पर सिविल डिफेंस कर्मी हाथों में प्ले कार्ड लेकर रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी के इंजन को बंद करने की अपील करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि ऑड इवन अंतिम हथियार है। सभी सरकार का ध्यान दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के जितने वैकल्पिक माध्यम हो सकते हैं उन सब पर सरकार काम कर रही है। इसके बाद वैज्ञानिकों से राय लेकर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में तेजी से पराली जलाने की घटना बढ़ी है। इसी वजह से दिल्ली का AQI स्तर 284 पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर को पराली जलाने की संख्या कम थी, जिसकी वजह से उस दिन AQI का स्तर 171 था। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं तो दिल्ली का प्रदूषण का स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। केंद्र सरकार ने पंजाब को लगभग 250 करोड़ रुपए पराली के समाधान के लिए दिए हैं। इससे 50 लाख एकड़ क्षेत्र में बायोडिकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में धूल विरोधी अभियान के तहत करीब 70% लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। बाकी के 30% लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। वैज्ञानिकों की सलाह और सप्लाई की व्यवस्था को पुख्ता करने के बाद ही किसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर पॉल ने कहा कि अच्छी बात है कि कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। कई देश उदाहरण हैं जहां ज़्यादा वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के 2 से ज़्यादा लहरें आ चुकी हैं। बता दें, दुनिया के कुछ देशों ने जायडस कैडिला को 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दी है। क्या बच्चों के लिए भारत की पहली वैक्सीनेशन हो सकती है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर पॉल ने कहा, हमें नहीं मालूम कि कुछ देशों ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। हम वैज्ञानिक परिणाम और सप्लाई की स्थिति को देखने के बाद ही अंतिम रूप में फैसला करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बड़ों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोवैक्सीन की अहम भूमिका रही। अगर इसे बच्चों के लिए मंजूरी मिलती है तो हम पहले ज़रूरत को तय करेंगे। उत्पाद और सप्लाई के संतुलन के साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसलिए अभी कोई समय सीमा दे पाना संभव नहीं है कि बच्चों का टीकाकरण कब से शुरू हो पाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। रविवार को आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करके सभी गैर कश्मीरियों को सेना और पुलिस के कैंपों में लाने की बात कही है। कश्मीर पुलिस के IG की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को भेजी गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि उनके एरिया में रहने वाले सभी गैर कश्मीरी मजदूरों को नज़दीकी पुलिस, CRPF या सेना के कैंप में ले जाया जाए। इस पर तुरंत अमल किया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एकीकृत रक्षा कर्मचारियों प्रमुख की ओर से आयोजित मैराथन दौड़ शनिवार को आगरा पहुंची। यहां सैन्य अफसरों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जिसके बाद रविवार को इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ब्रिगेडियर PK सिंह SM ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। बता दें, यह मैराथन 7 दिनों में 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौड़ की शुरुआत 15 अक्टूबर को ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक से हुई है, जो 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी। एकजुटता से जीत के नारे के साथ मैराथन दौड़ की टीम का नेतृत्व 56 वर्षीय कमांडर जोगिंदर चंदन कर रहे हैं, जो टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि
मैराथन दौड़ के धावक शनिवार को आगरा पहुंचे और रविवार को हरी झंडी दिखाकर शहर के अंदर और आसपास 50 किलोमीटर की दूरी तय की।